Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and I welcome all of you on the platform of Pen Gravity. Today is 9th of October 2023. डॉन न्यूज़पेपर की एडिटोरियल एनालिसिस हम कर रहे थे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। रिमाइंडर में दो चीज़ें हैं। नंबर वन, पीडीएफ के अंदर डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है और आज के लेक्चर की स्लाइड है। आप उस लिंक से ये दोनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क, कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, स्पेशल क्लास और इंटरव्यू, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन फ्री टू आस्क, वी विल रिप्लाई यू। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो एडिटोरियल है डॉन का वो है टर्न अवे। बेसिकली ये डील कर रहा है, पहले मैं आपको इसका क्रक्स बता दूं कि ये किस इशू को डील कर रहा है। ये इशू है जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं इलीगल, ये उनको डील कर रहा है। गैर कानूनी तौर पर जिनके पास कागजात जो हैं वो गैर कानूनी हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर अफगानी रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इस इशू को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। इसके अलावा ये इशू पिछले कई दिनों से चल रहा है और इसके ऊपर एडिटोरियल्स आ रहे थे और हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे इस इशू को कि क्यों ये इशू चल रहा है। उसकी काजेज अगर आपने ज़्यादा डीपली जाना है तो वो इससे पिछले एडिटोरियल्स के अंदर वेरी डीपली एक्सप्लेन की गई हैं। और अभी के लिए है कि इस मंथ यानी कि 1 नवंबर से पहले पहले ये एक डेडलाइन है कि पहले पहले जो भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं अफगानी, वो वापस अफगानिस्तान चले जाएं। अदरवाइज 1 नवंबर के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको अरेस्ट करेगी और ज़बरदस्ती उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा। दैट इज द स्टोरी। अब आगे क्या हुआ है वो इसके अंदर एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब ये किस तरह से टर्न अवे हो रहा है। अभी एक दो दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है एक, आपको पता है इसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं और उनमें से कुछ ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं। अब वो वाली जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस्लामाबाद को कुछ प्रेस करने की कोशिश की है, कुछ उस पर दबाव डालने की पाकिस्तान के ऊपर कोशिश की है। किस मामले में कि ये जो आप फोर्सफुली जबरदस्ती रिपैट्रिएटिंग वापस भेज रहे हैं अफगान रिफ्यूजीज को, अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को, तो इसके ऊपर थोड़ी नरमी करें। ठीक है जी, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, थोड़ा पाकिस्तान को प्रेस किया है। अब आगे क्या हुआ है, अभी एक दो दिन पहले एक जल्जला आ गया है वेस्ट अफगानिस्तान के अंदर जिसकी वजह से तकरीबन 2000 डेथ्स हो गई हैं। अब ये जो इशू है ना, इस इशू ने ये जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी थी इसको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक आ गया और काफी सारे लोग जो है उनकी डेथ्स हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई। तो इस सूरत हाल में जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि अगर आप इनको भी वापस वहां पर भेजते हैं तो ये लोगों के लिए जिंदगी जो है वो कैसी गुजरेगी, क्योंकि वहां पर तो पहले सूरत हाल जो थी वो तो थी, लेकिन अब जल्जले की वजह से और सूरत हाल खराब हो गई है। तो इसके ऊपर आप जरा गौर व फिक्र जो है ना करें, पाकिस्तान को कहा जा रहा है। अब जो है वो आगे जी, कंसर्न्स रेज्ड बाय ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, यानी कि जो बात मैंने की पहले उसी के ऊपर जो है जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं जो इंसानी हकूक को डील करती हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इस जल्जले वाली इशू को लेकर भी थोड़ा सा कहा है कि आप इन ये जो काम शुरू कर रहे हैं जबरदस्ती भेजने वाला, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करें, इस पर थोड़ी सी नरमी करें। क्योंकि पाकिस्तान ने तो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। काउंटडाउन से मुराद है कि पाकिस्तान हर रोज जो है ऑफिशियली इस चीज को बता रहा है, कंपेन कर रहा है कि इतने दिन बाकी रह गए हैं जी, बाकी दिन कितने इतने दिन बाकी रह गए हैं, 1 नवंबर से पहले पहले आप लोग कर लें। जैसे ही 1 नवंबर शुरू होगा वी विल स्टार्ट अवर
स्ट्रेटजी इन प्रैक्टिस कि हम काम शुरू कर देंगे निकालना। अब आगे जी, राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड हॉस्पिटेबल पाकिस्तानीज बैग अफगान रेफ्यूजीज ड्यू टू अफगानिस्तान सिचुएशन, कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स को डील कर रही हैं वो वाली, प्लस हॉस्पिटेबल पाकिस्तानी, कुछ पाकिस्तानी भी जो समझते हैं जी हम दर्द दिल रखते हैं इंसानों के लिए, वो भी, वो दोनों जो हैं वो अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है उनके लिए थोड़ा सा कह रहे हैं, उनकी बैक ले रहे हैं कि उनको उनको वापस ना भेजा जाए अभी के लिए, क्योंकि अभी अफगानिस्तान की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये इसके अंदर था। आगे क्या है जी, आगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये जो दोनों हैं बोथ ये एडवोकेट कर रही हैं राइट्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज को, यानी कि जो यहाँ पर अफगान रिफ्यूजीज रह रहे हैं उनके राइट्स के ऊपर ये कह रही, दोनों कह रही हैं कि यार हम इनके साथ हैं, पाकिस्तान जो है बराए मेहरबानी ये जो स्टेप ले रहा है ये ना ले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको पाकिस्तान के साथ मिलकर एक इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी, जो आपको पता है कि हम इकोनॉमी के एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान जी की जो इकोनॉमी है वो कैसे चल रही है, वो चल रही है जी उधार पर, कर्जे ले लेकर हम गुजारा कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है हम वो लोग जो पाकिस्तानी नहीं हैं उनको कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज दें जी, क्योंकि हम भी जो है अपनी लोगों को फैसिलिटीज नहीं प्रॉपरली दे पा रहे, तो उनको कैसे दें। तो इस वजह से क्या है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो चाहती हैं तो पाकिस्तान के साथ मिलकर मामले को हल करना पड़ेगा। दूसरा ये कहा गया है कि जी जो शॉर्ट टाइम दिया गया है ना पैकअप का, कि बिल्कुल 1 महीना दिया गया अफगानिस्तान, और उसके एक चीज तो ये है कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम दिया है, और दूसरा जी अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो इस सूरत हाल में अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स जो हैं जो इस चीज इसके ऊपर जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, जिन्होंने 1 नवंबर से लोगों को अरेस्ट करना है जो गैर कानूनी है, और अरेस्ट करने के बाद उनको वापस भेजना है, अब वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों से रिश्वत जो है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग हमको रिश्वत दें तो हम क्या करेंगे, आपको स्किप कर देंगे, दूसरों को भेज देंगे, यानी कि आपकी सेफ्टी हम क्या कर लेंगे, हम पाकिस्तान में आपको रख लेंगे। तो इसलिए इस सारी सूरत हाल को देखकर ये लग रहा है कि पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेटजी है इसको क्या किया जाए, रिकंसिडर किया जाए, इसके ऊपर दोबारा गौर फिक्र की जाए। ये था जी एडिटोरियल के अंदर सारा। और इसका क्रक्स ये है कि अभी जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान को प्रेस कर रही हैं, यानी कि पाकिस्तान पे दबाव डाल रही हैं कि पाकिस्तान ने ये जो स्ट्रेटजी तैयार की है रेफ्यूजीज को वापस भेजने वाली, इसके ऊपर पाकिस्तान अमल ना करे। क्यों ना करे, एक तो जी जल्जला आ गया है, अर्थक्वेक है वहां पर, ठीक है ना, और प्लस जो है उसकी सिचुएशन जो है अफगानिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट है, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुछ गलत नहीं कर रहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है वो मुसलमान हमारे भाई हैं, बट देखिए जी आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप सऊदी अरेबिया भी जाते हैं, और इंतहा ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उम्रा या हज करने के लिए, फिर भी आपको वीजा लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं और फिर आप जाते हैं, और हमसे दुनिया डिमांड करती है कि हम फ्री ऑफ कास्ट ही सारा कुछ कर दें। तो ये इस लिहाज से बिल्कुल गलत है। ये होना चाहिए जो लीगली तौर पर हैं ठीक है वो स्टे करें, और जो इलीगली तौर पर वो रह रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, अगर वो वापस नहीं जाना चाहते तो वो अपना वीजा बनवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएं और भी यहाँ पर रहें, काम करें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे मैं वीजा भी नहीं बनवाऊंगा, पासपोर्ट भी नहीं बनवाऊंगा और मैं ऐसे ही रहूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है, और इसका पाकिस्तान को नुकसानात हो रहे हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरा, अभी जो इससे पीछे मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया जिसमें एक रिपोर्ट भी आई कि 24 सुसाइड अटैक हुए हैं, जिनमें से 14 अटैक जो थे, बम्बर जो थे खुदकुश हमलावर, वो अफगानी थे।
तो ये यहाँ से आप देख लें कि पाकिस्तान में जो है अफवाह जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी ज्यादातर अफगानी लोगों की वजह से हो रही हैं। तो फिर इससे क्या हो रहा है, इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो पीस नहीं है, पाकिस्तान में जब पीस नहीं होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई भी बाहर के मुल्क से आपके मुल्क में आकर कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाएगा। और जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है जी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं होगी तो सिंपली तौर पर जी क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, जॉब्स नहीं पैदा होंगी, यानी कि जॉब्स नहीं बनेंगी, और साथ में आप कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर सकेंगे जिसको आपने एक्सपोर्ट करना है। तो जब ये दो चीजें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, फिर होगा जी पॉवर्टी होगी। ठीक है, और जब पॉवर्टी होगी तो फिर आप क्या लेंगे, डेब्ट, कर्जा उधार, और जब कर्जा लेंगे तो फिर क्या होगा जी, इन्फ्लेशन। बड़ा कुछ होता है जी, ये चीजें सारी एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब मैं आपकी इस एडिटोरियल को लेकर चलूं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, ठीक है जी, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इन सब के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये जो अफगानी है इनकी, ऐसे ही नहीं जो मर्जी उठा के आ जाए और बैठा रहे यहाँ पर और जो मर्जी करता रहे, अच्छा काम भी करे बुरा काम भी करे। तो ये इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और इसके ऊपर पाकिस्तान को सीरियस होकर डाटा कलेक्शन करना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये था जी इसका एडिटोरियल। अब हम सकते हैं जी सेकंड एडिटोरियल में। सेकंड है अरेस्टेड ग्रोथ। अरेस्टेड ग्रोथ में बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, अरेस्ट होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, रोक लेना। ठीक है, ग्रोथ होता है नशोनुमा, बढ़ना, ग्रो करना। तो अरेस्टेड ग्रोथ में बेसिकली यहाँ पर वो हेल्थ के इशू को लेकर बात कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान का हेल्थ का इशू है, उसको लेकर बात कर रहा है। तो अगर आपको कल में कोई भी पेपर जो है करंट अफेयर में आता है हेल्थ पे, तो आप वहां पर लिख सकते हैं इसके बारे में। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो लोग ऐसे की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं, तो ये समझ लें ये जो मैं छोटे छोटे एडिटोरियल डिस्कस कर रहा होता हूँ, ये आपके ऐसे ही हैं। ऐसे में आपने यही लिखना होता है, काजीज, इफेक्ट, सॉल्यूशंस, न्यू डायमेंशंस एक्सप्लोर करनी होती हैं। आपने जो आपका ओपिनियन होता है उसको आपने सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट कैसे करना होता है, विद आर्गूमेंट्स, एग्जांपल्स या रिपोर्ट्स से, कि ये चीजें रिपोर्ट्स आई थी, इन चीजों से आपने अपनी जो चीजें हैं उनको सपोर्ट करना होता है। तो ये एक समझ लें कि ये करंट अफेयर में भी आपके काम आएगा, पाकिस्तान अफेयर में भी काम आएगा, ऐसे में भी काम आएगा, और जहां जहां जिस जिस पेपर में कोई भी जो जनरल कैटेगरी के आते हैं क्वेश्चन, तो जनरल इश्यूज को जिसमें पूछा जाता है वहां पर ये आपके काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके इंटरव्यू में आपके पास एक बेस होगी रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज। तो इनको आप इतना वो ना लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं सारा न्यूज़पेपर छोड़कर इनके ऊपर ही फोकस करता हूँ, इनको ही मैं आप लोगों के लिए इसी लेक्चर को सिर्फ तैयार करता हूँ, बिकॉज आई थिंक सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलें, अरेस्टेड ग्रोथ जी, ये हेल्थ का इशू है। इसके अंदर वो क्या बताता है कि एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंसेट, वो बताती है कि जो पाकिस्तान है इसकी जो पिक्चर है डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग पिक्चर फॉर पाकिस्तान फ्यूचर जनरेशन, कि जो पाकिस्तान में आने वाली नस्ल है उसकी जो, उसके बारे में ये स्टडी बताती है कि उसकी वो कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, वो जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन वो बहुत कमजोर होगी, जहनी तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी। ठीक है, और आगे बताता है अमंग वर्स्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान की जो आने वाली नेशन है, आने वाले बच्चे हैं और जो फ्यूचर में पाकिस्तान की कौम बनेंगे, जवान होंगे, वो बच्चे फिजिकली तौर पर, जहनी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, अमंग वर्स्ट नेशंस, और पाकिस्तान वर्स्ट नेशन बन जाएगा इन द वर्ल्ड। कैसे, इसको वो एक्सप्लेन करता है। इसमें वो दो जो है डिसीजेस को लेके काम करता है, दो चीजों के ऊपर वो फोकस करता है, प्री टर्म बर्थ के ऊपर और स्टंटेड। प्री टर्म बर्थ से मुराद होता है कि एक बच्चा जो है, अगर वो 9 माह में पैदा हो रहा है, एक नॉर्मल बच्चा 37 वीक्स ऑलमोस्ट होता है, वैसे 36 बनते हैं लेकिन
टाइमिंग के हिसाब से देखें तो तकरीबन 37 वीक्स एक नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी होती है, यानी कि जब वो माँ के पेट में 37 वीक्स गुजार लेता है तो उसके बाद उसकी बर्थ होती है। लेकिन प्री टर्म बर्थ से मुराद ये होता है कि एक बच्चा 8 माह के बाद ही पैदा हो जाता है, यानी कि वो क्या है, प्रॉपर टाइम अपनी माँ के पेट में नहीं गुजार कर आता। तो जब इस तरह से होता है तो इसको हम कहते हैं प्री टर्म बर्थ। अब इससे क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ डिटेल के अंदर। दूसरा है जी स्टंटेड। स्टंटेड होता है बेसिकली किसी चीज को बढ़ने से रोक देना। प्रिवेंटेड होता है रोकना, फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली। स्टंटेड यानी कि रोक देना किसी चीज की ग्रोथ को। इसमें वो डिस्कस करता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपनी एज के हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो इन दो चीजों को लेकर ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्ल है वो बहुत ही कमजोर होगी। अब याद नहीं, अब इनको मैं अलग अलग नंबर 1 पे इधर डिस्कस किया और नंबर 2 पे इसको डिस्कस किया। प्री टर्म बर्थ, ये एक रिपोर्ट में ये चीज आई है, ये मैंने बता दिया क्या होती है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है 37 वीक्स की बजाय 32 वीक्स में, 30 वीक्स में, यानी कि टाइम से पहले उसकी बर्थ हो जाती है। वो पूरा टाइम अपनी वालदा के पेट में गुजार कर नहीं आता। अब उससे क्या होता है, उससे पहले तो उसके बच्चे की डेथ के बड़े चांसेस हाई होते हैं कि वो बच्चे की डेथ हो जाएगी, हो सकता है। अगर वो फिर भी बच जाता है, दोज हु सर्वाइव, तो वो सफर क्या करते हैं, वो उसको डिसेबिलिटी हो जाती है किसी किस्म की, यानी कि वो बच्चा मजबूर हो जाता है, उसके जो अज़ा होते हैं इतने कमजोर होते हैं कि वो उसको किसी न किसी किस्म की मजूरी हो जाती है। डेवलपमेंटल डिले, यानी कि वो अपनी एज के साथ उसका ना तो कद बढ़ता है और ना ही उसको वो उसका साइज बढ़ता है, ग्रोथ होती है, वजन बढ़ता है, तो वो भी डिले होता है। क्रोनिक इलनेस, इसमें डिफरेंट किस्म की डिसीजेज आ जाती हैं जो बच्चों को लगती हैं, तो उस वो भी उसको लग सकती है, यानी कि वो बच्चा बच तो जाता है लेकिन उसको ये सारी चीजें फेस करना पड़ती हैं। तो इससे जब एक बच्चा बड़ा होगा इन सारे फेजेस से गुजर कर, जब वो बड़ा होगा तो वो बड़ा तो हो जाएगा बट ही डज नॉट बी अ, यानी कि स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं होगा या मैन नहीं होगा, वो एक कमजोर सा इंसान होगा। दूसरा आ जाता है स्टंटेड। स्टंटेड मैंने आपको बता दिया है कि इसमें वो बताता है कि रुक जाती है ग्रोथ, यानी कि बच्चा जो है वो टाइम तो पूरा देकर आया है 37 वीक्स में, लेकिन वो क्या हुआ है कि उसकी ग्रोथ जो जो है ना, उसकी प्रॉपर एज के साथ ग्रोथ, ग्रोथ में दो चीजें आ जाती हैं जी। एक होती है फिजिकल ग्रोथ और एक होती है जहनी तौर पर ग्रोथ, कोग्निटिव जिसे हम बोलते हैं। ये दोनों जो होती हैं उतनी नहीं हो रही होती जितनी एज के साथ होनी चाहिए। तो इसके बारे में बताता है कि ये जो फिगर है ना पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है। और वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट फिगर है वो कहता है कि तकरीबन 40% से ज्यादा जो चिल्ड्रन है 5 साल की उम्र से नीचे वो स्टंटेड है, यानी कि अगर 100 बच्चा है पाकिस्तान में तो उसमें से 40 जो है वो क्या है, स्टंटेड है पाकिस्तान में 5 साल की उम्र से नीचे। तो आप खुद देख लें कितना शॉकिंग फिगर है। और साउथ एशिया में जो एवरेज है वो 31% है, यानी कि पूरे साउथ एशिया के अंदर 8 कंट्रीज आते हैं और उनमें जो एवरेज है वो 31% है, लेकिन पाकिस्तान अकेले में 40% है। अब इससे होता क्या है, फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की। बच्चा 10 साल का है लेकिन लगता 6 साल का है। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव होता है जहनी नशोनुमा, कि बच्चा जहनी तौर पर अपनी उम्र के बच्चों से पीछे होता है। तो इससे क्या होता है, इन दोनों चीजों से क्या होता है जी, इन दोनों चीजों से ये होता है कि बच्चा रिड्यूस हो जाती है एजुकेशनल आउटकम, वो एजुकेशन के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो फिर जब एजुकेशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो प्रोडक्टिविटी, जब वो अडल्ट होता है यानी कि जवान होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और अल्टीमेटली ये क्या होता है, जब 40 बच्चे ऐसे हैं जो बड़े तो हो गए हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, यानी कि पाकिस्तान उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर सकेगा जितनी तेजी से उसको तरक्की करनी चाहिए। ये चीज के अंदर अब आगे वो आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। ये जो हमने बता तो दिए जी 40% जो है वो बच्चे जो है पाकिस्तान में स्टंटेड हैं। और इसके अलावा हमने ये भी बता दिया प्री जो है, हमने अभी पीछे जिक्र किया ना ये वाले का, प्री टर्म बर्थ, ये वाली, ये दोनों चीजें हमने जो है डिस्कस की। ये क्यों है, वाई, इसकी वजह क्या है।
वजह में वो बताता है, सबसे पहली वजह हेल्थ एक्सपेंडिचर्स वो इनएडिक्वेट यानी कि जरूरत के मुताबिक नहीं है। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे जो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं वो नहीं बढ़ाए जा रहे, यानी कि बजट नहीं बढ़ाया जा रहा। प्रायोरिटीज डिफरेंट, प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की कुछ और ही हैं। लोगों को तालीम देना या लोगों की सेहत का ख्याल रखना नहीं है, बल्कि उनकी जैसे प्रोटोकॉल है, डेवलपमेंट है, दूसरे कामों पे वो ज्यादा पैसा खर्चे करते हैं। और जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। एक चीज ये है। दूसरी चीज है जी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट, के बहुत से ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं जो कि लोगों की सेहत के बारे में है। मगर क्या है जी, शुरू तो किए हैं मगर उन वो क्या है, उतने उनकी आउटपुट अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है जी? उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं है। यानी कि उनको मॉनिटरिंग से मुराद होता है उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। जैसे कि गांव में एक हॉस्पिटल तो बना दिया, वहां पे एक डॉक्टर भी भेज दिया, अब वो डॉक्टर आता है ड्यूटी पर या नहीं आता उसको पूछने वाला ही नहीं है, तो उसका किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट तो करते हैं मगर वो उनकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं है। और नंबर 3 पे है जी रूरल अर्बन डिवाइड। अब क्या होता है जी, कुछ इलाके हैं वो शहरी हैं, रूरल हैं, कुछ है सॉरी अर्बन है, शहरी हैं, और कुछ रूरल हैं, देहाती हैं। तो यहाँ पे डिवाइड से मुराद ये है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर तो सहूलतें हैं, लेकिन जो देहाती इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर सहूलतें बहुत कम हैं। तो रिमोट रीजन्स हैं वहां पर हेल्थ केयर ही नहीं है। रिमोट रीजन होते हैं जो बहुत दूर दूर इलाके हैं, तो वहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटी ही नहीं है। तो इससे भी क्या होता है, ये जो पहली दो हमने डिसीजेस को डिस्कस किया वो पैदा होती हैं। नंबर 4 पे आ जाता है जी इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में जैसे फ्लडिंग हो गया, सैलाब आ जाते हैं, इलाके तबाह हो जाते हैं, तो उस वक्त भी ये सहूलतें नहीं लोगों को मेडिकल की मिलती। और दूसरा लोकस्ट अटैक, लोकस्ट होते हैं ये जी, आप लोगों ने देखे होंगे, ये मैंने इसकी पिक्चर लगा दी है, इसको कहते हैं लोकस्ट। यहाँ पर ये आप इसको देख सकते हैं, इसको मैंने बड़ा कर दिया, ये आप जिसको आप कहते हैं टिड्डी का अटैक हो जाना। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स हैं, इससे इसके अटैक से क्या होता है जी, फार्मर्स की जो अपना खेत हैं, फसलें हैं, वो तबाह हो जाती हैं। और जब वो तबाह हो जाती हैं तो फार्मर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली हिट होते हैं, और जब वो इकोनॉमिकली हिट होते हैं तो वो इतनी अच्छी खुराक का इंतजाम नहीं कर सकते अपनी बीवियों के लिए जिन्होंने बच्चा पैदा करना है। तो उससे भी क्या होता है कि ये जो बीमारियां दो अभी हमने बताई हैं ये हिट करती हैं पीछे। तो ये दो जी एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अंदर ये आ गए। आगे ये चार उसने बता दिए कि क्यों ऐसे होता है, हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर, क्या वजह है जी कि ये जो दो इश्यूज चल रहे हैं। आगे वो कहता है जी 69 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो तकरीबन 48% जो है वहां पे स्टंटिंग इन चिल्ड्रन। ये 69 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा कि 48% है। पीछे तो उसने पाकिस्तान का 40% बताया है ना, लेकिन 69 डिस्ट्रिक्ट का वो बताता है कि वहां पर 48% रेशो है कि वो वाले बच्चे जो अंडर 5 है उनमें से 48% स्टंटिंग है, यानी कि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, फिजिकली भी और कॉग्निटिव भी। तो इसके लिए 8.5 बिलियन का जो प्लान बनाया गया है कि स्टंटिंग और माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन होता है खुराक, माल न्यूट्रिशन होता है कि सही तरीके से ना मिलना, अच्छी खुराक ना मिलना 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो इससे क्या होगा कि 8.5 बिलियन का एक प्लान बनाया है और 31 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया है। तो इससे क्या होगा, कुछ होप है कि कुछ चीजें बेहतर होंगी। आगे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीछे प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं हेल्थ वाली जो बच्चे फेस कर रहे हैं, इसके अंदर एक और फैक्टर भी है, उसको हम कहते हैं सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें वो क्या कहता है, नंबर 1 लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट मैटरनल न्यूट्रिशन, कि जो मैटरनल न्यूट्रिशन है उसके बारे में लिमिटेड अवेयरनेस है कि जो माँ है उसको क्या खुराक देनी है क्या नहीं देनी, और उसके यानी के बारे में कि क्या ख्याल करना है क्या नहीं करना, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। नंबर 2 पुअर अटेनिटल, ये होता है जी बिफोर बर्थ का टाइम, ड्यूरिंग द और रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी, यानी कि बिल्कुल केयर नहीं है, बिफोर द बर्थ को इतनी खास केयर ही नहीं की जाती। नंबर 3 है जी डीप रूटेड बिलीव्स, कंजप्शन ऑफ वेरी डाइट, जैसे कि गांव में की करती हैं जी, जो
हमारे पुराने बिलीफ हैं, बूढ़ी औरतें हैं, वो क्या करती हैं जी, हल्दी दे दी उसको, पिला दी घोल कर, देसी घी खिला दिया, किसको, जो लड़की प्रेग्नेंट है उसको, कि जी ये जो है ये अजीबो-गरीब किस्म की जो डाइट्स होती हैं ना, जो कि नहीं भी चाहिए तो वो हम दे रहे होते हैं, तो वो भी बच्चे की हेल्थ पर और उसकी माँ की हेल्थ पर इफेक्ट करती है। और नंबर 4 है अर्ली मैरिजेज, छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है, उससे भी जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हेल्थ पर असर होता है। प्रैक्टिस फीडिंग बॉयज मोर देन गर्ल्स, लड़कों को ज्यादा खाना दिया जाता है और लड़कियों को कम। ये अक्सर जो रूरल एरियाज है वहां पर ये प्रैक्टिस होती है। तो उससे भी क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, फिर जब वो माँ बनती है तो उनके बच्चे भी जो हैं वो इतने ताकतवर कह लें या इतने हेल्दी नहीं पैदा होते। तो ये सारी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आप इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब इसके सोल्यूशन वो कहता है, सोल्यूशन से हम सीधी सी बात करता है जी, हेल्थ एक्सपेंडिचर यानी कि बजट बढ़ाओ जी, पहले सबसे पहला काम जो है, ठीक है जी, बजट बढ़ाएं। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है उनको इंक्रीज किया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई ये जो लड़की जो होती है जब वो माँ बनती है तो क्या क्या एहतियात करनी है, क्या उसको खुराक देनी है। और नंबर 3 वो कहता है ये पॉसिबल है कोलैबोरेशन विद ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा जो दूसरी वुमेन राइट्स की हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों को बेहतर करना चाहिए। तो ये था जी इसमें अंदर, तो इसके अंदर बेसिकली वो हेल्थ उसने डिस्कस की है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने इसके अंदर वुमेन को इन द सेंस ऑफ मदर जो है उसने ऐड कर दिया। तो इसको आप इस पर्सपेक्टिव में जो है डील कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे से, इसके अंदर मैंने काफी चीजें बता दी हैं कि क्यों नहीं है हेल्थ का सिस्टम अच्छा, और स्पेशली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो क्यों कमजोर पैदा हो रहे हैं, तो हेल्थ के इश्यूज क्या क्या हैं उनको रिजोल्व किए। देखें ना, हेल्थ के इश्यूज भी इसमें आ गया है, ठीक है। क्या है जी, काजेज भी आ गया जी, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, फिर सॉल्यूशंस भी बता दिए। तो यही तो ऐसे होता है, और ऐसे किसको कहते हैं जी, ऐसे भी तो यही होता है। डिमेंशन जो पूछे उसके मुताबिक आपने चीजों को फिट कर देना, चीजें यही रहती हैं। नेक्स्ट जी, पल्पिट कंसर्न्स, यहाँ पर बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर वो रिलीजन को डिस्कस कर रहा है जी। अब ये मैंने एक पिक्चर लगाई है सो यू कैन अंडरस्टैंड पल्पिट। पल्पिट बेसिकली होता है जैसे एक मजहबी जो है, रिलीजियस रिलीजियस जो स्पीच की जाती है, तो वो जिस जगह पर खड़े होकर की जाती है उसको कहते हैं पल्पिट। जैसे ये है क्रिश्चियन, ये इस पे ऊपर खड़ा है और यहाँ पर वो स्पीच दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम इस्लाम की बात की जाए, तो इस्लाम के अंदर हम जो है मिंबर शरीफ जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर हमारा इमाम बैठकर जो है खुतबा देता है जुम्मे का, तो उसको हम मिंबर कहते हैं, वहां पर बैठकर वो स्पीच करता है। तो बेसिकली ये पल्पिट का वर्ड इंग्लिश में वहां पर इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी इंसान जब किसी जगह पर खड़े होकर या बैठकर जब वो स्पीच करता है रिलेटेड टू रिलीजन, रिलीजन के बारे में जब वो स्पीच करता है, तो फिर हम कहते हैं उस चीज, उस जगह को पल्पिट, उस जगह का नाम है ये। अब इसमें जो बात करने जा रहे हैं ना, वो असल में इसमें यहाँ पे डिस्कस कर रहा है ब्लास्फेमी को। ब्लास्फेमी का बेसिकली मकसद मतलब ये होता है कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो हम उसे कहते हैं ब्लास्फेमी, ठीक है। यानी कि हमारी मुकद्दस जो रिलीजियस चीजें हैं उनके बारे में अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, उनकी बेहुरमती करता है, तो हम इसको ये वर्ड यूज करते हैं ब्लास्फेमी। अब इसके अंदर वो डिस्कस ये कर रहा है पल्पिट कंसर्न्स कि ये जो जगह होती हैं इनके कंसर्न्स क्या है, ये तो बड़ी मुकद्दस जगह है। अब वो कहते हैं कि इनको डिलीवर करने चाहिए ऐसे मैसेज जो यूनिटी पैदा करें, लोगों के अंदर इत्तेफाक पैदा करें। इन जगहों पर ऐसे मैसेजेस, ऐसी स्पीचेस होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है जी, वहां पर तो ऐसी व्यूज रिलीजन के दिए जा रहे हैं जो कि सोशल रिजेक्शन है, परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज है, यानी कि ऐसी बातें की जाती हैं जिससे दूसरे मजाहब के जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर वो ये तो उसने मेन एक बात अलग से बता दी ना कि क्या हो रहा है जी, जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा। यूनिटी का मैसेज, प्यार मोहब्बत का मैसेज नहीं वहां पे दिया जा रहा, देना तो ये चाहिए। वहां पर दिया जा रहा है नफरत का मैसेज, एक दूसरे के बारे में गलत फहमियां पैदा करना या जो भी नफरत एक दूसरे के बारे में देना, वो हो रहा है। और उससे क्या होता है, माइनॉरिटीज जो होती हैं
उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है। अगर इंडिया है तो वहां पर मुसलमानों के खिलाफ है, अगर पाकिस्तान है तो वहां पर दूसरे मुसलमानों के, दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ बोला जा रहा है। तो ये वो एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे वो कहता है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट को, उसने रिपोर्ट का नाम ये है, ये नेम है रिपोर्ट का, मोब वायलेंस एंड द सोशल ऑस्ट्रेसिएशन ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन सरगोदा। सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज थी उनकी राइट्स की वायलेशन हुई, ये रिपोर्ट का नाम है। और उस रिपोर्ट में कुछ चीजें बताई गई हैं, वो चीजें ये हैं जो सरगोदा के इंसिडेंट हुआ है। वो कहता है कि वो ये शो करता है कि मिस यूज ऑफ मॉइस के लाउड स्पीकर एंड पल्पिट, दो चीजें, नंबर वन, नंबर टू, एक तो जो मस्जिदों का लाउड स्पीकर है वो, और एक वो जगह जहां से रिलीजन मजहबी स्पीच की जाती है, ये दो वजह बनी है वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, कि इन दो जगहों से लोगों को इस चीज की तरफ खींचा गया है, बुलाया गया है, और वो लोग इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जाकर क्रिश्चियंस जो हैं, ईसाई जो हैं, उनके राइट्स की वायलेशन की है। ठीक है जी। अब रिपोर्ट जो है वो कहती है कि जो भी मुजरिम हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको अकाउंट किया जाए, यानी कि उनको पनिशमेंट मिली जाए। अब ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी चार्जेस जो होते हैं उसके लिए कोई भी गवाह का होना जरूरी नहीं है, एविडेंस का होना जरूरी नहीं है। अगर एक बंदे को पता लगा ना कि इस बंदे ने ब्लास्फेमी की है, तो बगैर किसी तहकीक के उस बंदे के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। और अक्सर ये देखने में आया है कि रीजंस आर वर्ल्डली, ब्लास्फेमी के पीछे जो लोगों की अक्सर वजूहात होती हैं वर्ल्डली होती है, यानी कि जो लोग दूसरे लोगों को वो बांटते हैं कि वो दूसरे लोगों के खिलाफ एक्शन ले, वो बेसिकली उनका जो मकसद होता है या तो प्रॉपर्टी होता है या रिवेंज होता है या फिर कंट्रोल करना होता है। इसको यानी कि वो डाल बनाते हैं, हकीकत ये नहीं होती। और अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल्स कोट करना चाहूँ इस लिहाज से तो मैं कर देता हूँ, ये मेरी तरफ से होंगी। नंबर वन, मशाल मर्डर केस। मशाल एक लड़का था जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उसकी इंतजामिया से कोई इतनी अच्छी खासी बनती नहीं थी, तो इंतजामिया ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया और उन्होंने उसको सब हजूम ने मिलकर मार दिया। नंबर टू जी, नंबर टू पे आ जाता है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैनेजर, जिसको उसी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने उसका मर्डर कर दिया और बाद में पता चला कि वो जो मैनेजर था वो सिक्योरिटी गार्ड की उसके साथ नहीं बनती थी, तो उसने उसके ऊपर क्या किया, ब्लास्फेमी का लगाया इल्जाम और उसको मर्डर कर दिया। नंबर थ्री जी, साहिवाल, सियालकोट सॉरी, सियालकोट में एक श्रीलंका का जो था बंदा, उसका जो है उसको मार दिया गया, जला दिया गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्स की उसके साथ बनती नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि वजूहात कुछ और होती हैं, वर्ल्डली, प्रॉपर्टी, रिवेंज, कंट्रोल, ये वजूहात होती हैं, लेकिन तरीकाकार कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ब्लास्फेमी का। ये वो कहना चाह रहा है। आगे हेट स्पीचेस फ्रॉम माइक्रोफोन्स, वो कहता है डिस्टर्ब द पीस ऑफ सोसाइटी। ये जो माइक्रोफोन्स मस्जिद के अंदर जो लगे हुए हैं, ये क्या कहते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं पीस सोसाइटी को। फिर आगे वो एक नई डिमेंशन एक्सप्लोर करता है यहाँ से। वो कहता है कि ये जो होती है ना स्पिरिचुअल पावर, बहुत होती है इनके पास जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, लेकिन अगर ये पावर हम सही वाले उलमा को दे दें ना, तो फिर क्या होगा, एक तो सोसाइटी के अंदर पीस होगा और एक्सेप्टेंस होगी। यानी कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल की जो पावर है ना, स्पिरिचुअलिटी की, इसको कोई कार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सही वाले जो उलमा है, जो पढ़े लिखे उलमा है, उनको दे दी जाए ना ये पावर, तो फिर आप देखना कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितना पीस होगा, रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के लिए। तो उसमें एक चीज और वो कहता है कि पॉलिटिक्स को जो है ना, ये सेपरेटिंग आइडियाज ऑन फेथ, फेथ और पॉलिटिक्स, मजहब और पॉलिटिक्स को अलग ही रखें, ये जो मिक्सर बनाया हुआ है ना, तो उससे क्या होता है, कई मजहबी जमातें भी क्या करती हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेती हैं। फिर आगे वो फाइनली कहता है कि जो जुम्मे का खुतबा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव है, लेकिन अगर ये सही तरीके से दिया जाए तो, वरना अगर सही तरीके से ना दिया गया तो फिर मिलिटेंसी ही पैदा होगी, सुकून बर्बाद होगा हमारी कंट्री का। तो ये थी पल्परेट कंसर्न्स। इसके अंदर वो रिलीजन को जो है वो डिस्कस करता है बड़ा, और ब्लास्फेमी के ऊपर आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं इंटरव्यू में, पर्सपेक्टिव में। और इसके अलावा मिस यूज ऑफ रिलीजन जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसके आप ऊपर बात कर सकते हैं। तो काफी चीजें के अंदर आप इसको एड अप कर सकते हैं।
तो जी आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।